सवाई जैसे जैसे ये तेरे चेहरे की चमक बढ़ रही है और जैसे जैसे ये कंधों की ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे घर पे बैठे दो शख्स जिनके चेहरे की चमक फीकी पड़ रही है और कंधों की ऊंचाई घट रही है सर। वाह। जून 23 में जो बीपरजॉय तूफान था, सब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूं अपनी गोद में लेके सबका ख्याल रखते थे। बिल्कुल। और मैं एक ऐसा शख्स था जो एक चौराहे पे अकेले पूरी रात मेरे बाप को गोद में लेके मैं अकेला पूरी रात निकाला था और तूफान का रात था। बिल्कुल फोर्थ सर। ग्रेड के सपने देखने वालों के सुनहरे दिन आने वाले, क्या मानते हो जी आप? बिल्कुल सर। ये एक अच्छा मौका है कि अगर पोस्ट जैसे 53,000 के समथिंग है और बढ़ के लगभग 70,000 के समथिंग हो जाएगी, कि किए थे कुछ वादे उन वादों के लिए कोई शमशान नहीं होता। वाह। कि किए थे कुछ वादे उन वादों के लिए कोई शमशान नहीं होता, बोल उन वादों की लाशों को कहाँ दफनाए। और देखे थे कुछ सपने, कि देखे थे कुछ सपने उन सपनों के लिए कोई कब्र नहीं है। नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जिद और जुनून के बलबूते पे परिवार की विभिन्न परिस्थितियों के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी सफलता के पदकों की झड़ी लगा दी है। आपके सामने ये दिख रहे हैं, जो जेल प्रहरी से लेकर के कांस्टेबल से लेकर के पटवार और वीडियो के 56वीं रैंक से, इतना ही नहीं, सुनिएगा ध्यान से, जिसकी आप तैयारी बेसब्री से कर रहे थे। फोर्थ ग्रेड में आपके 105 प्रश्न सही हो रहे हैं और आगे एक और प्लाटून कमांडर जिसमें आपके 320 का स्कोर बैठ रहा है। इतने कंटिन्यू छह परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़ने वाले, अपनी परिवार की झोली खुशियों से भरने वाले शख्स सवाई राम चौधरी हमारे बीच में मौजूद हैं। सवाई राम जी, आपको बधाई के साथ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सवाई राम जी, इतना कुछ संघर्ष करने के बाद में भी आप टूटे नहीं, लगातार निखार आता गया आप में, इसके पीछे क्या राज है? सर, एक है कि फैमिली वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जी। कि ये एक वंश का चिराग निकलेगा जो इस वंश में उजाला कर पाएगा। वो उम्मीदें मुझे यहाँ तक ले आई और उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। और वो उम्मीदें उनकी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ भेजा, कितने बड़े स्तर पर पहुँचाने के प्रयास किए, मगर कहाँ मेरी कमी रही और कहाँ खुदा ने परीक्षा ले ली। तो उसके बाद मैं डाउन स्तर पे आया, लेकिन उसके बाद भी मैंने खुद को यूँ थोड़ा मोटिवेट रखा, अंदर दृढ़ता बनाए रखी और आज यहाँ शायद ये छोटे मुकाम है, लेकिन और कुछ पा लूँगा। मगर प्राउड फील करने वाली बात है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो आपके कुल का चिराग मशाल बन करके जल रहा है और उम्मीद करते हैं मशाल बन के और निखरेगा। तो सवाई राम, ये बताइएगा कि जब आपको अपना बहुप्रतीक्षित परिणाम पटवार का आया, उस समय आप क्या कर रहे थे? सर, उस टाइम क्या कि मैं घर पे था और फैमिली मेम्बर्स के साथ में ही था और एक दोस्त भी था मेरे साथ में। और वो नेट का प्रॉब्लम था, तो हम चेक करने में 10-15 मिनट निकल चुके थे, लेकिन अचानक से जैसे ही रिजल्ट खुला और वहाँ सर्च करके नाम वगैरह करके रैंक देखा तो 115 मिला। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड रैंक था मेरे लिए। जी। पहले मैं पेपर अच्छा गया तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि मेरी रैंक 500 आ जाएगी, 500 के अंदर आ जाएगी, ऐसा कुछ, लेकिन एकदम 100 के पास में आ जाएगी इतना मैंने सोचा भी नहीं था। और देखकर मैं पापा को बता रहा था कि हाँ 115वीं रैंक आ गई, तो मतलब मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, इतना यूँ अंदर से खुश हो गया था कि उनको क्या बताऊँ। और उनको 115 बताए तो उन्होंने बोला कि एक बार और अच्छे से चेक कर लें कि सही में क्या 115 आ गई है। दोबारा चेक किया और उसके बाद उनको श्योर कन्फर्म हो गए कि हाँ 115 है। तो जो उनके बेटे पे एक बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ था वो हमेशा के लिए हट गया वो, और घर पे पेरेंट्स को एक सुकून महसूस हुआ। वो पल वो बहुत अच्छे से फील किया उन्होंने सर। शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी सर। कितने परिवार के अंदर एक राजकीय सेवा में चयनित हुआ है अपना बेटा, इस देख के पेरेंट्स में खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। जी। अच्छा, तो सवाई राम जी, ये बताइएगा, आगे भी बातें करेंगे, विद्यार्थियों सुनते रहिएगा। बहुत कठिन परिस्थितियों से निकले हैं भाई साहब और आगे आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपका बचपन जो है वो कैसे बीता और कहाँ पे एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ से हुआ आपका? सर, 1 से लेकर 10 तक का जो एजुकेशन था वो स्कूल मतलब गांव में ही था, घर से 3-4 किलोमीटर दूर। वहाँ पे 10th पास कर ली और उसके बाद 10th में कुछ अच्छे मार्क्स आए तो
पेरेंट्स को लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर सकता है, उनकी उम्मीदें और बड़ी थी। और तो उन्होंने मुझे, मतलब मैं रियलिटी सुनाऊंगा यहाँ पे, उन्होंने मुझे 10th के बाद कोटा भेजा और 11th और 12th वहाँ से कोटा से किया। और उसके बाद नीट का अटैम्प्ट 12th के साथ दिया, एक अटैम्प्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ दिया, और उनमें 470 और 535 दोनों में मतलब मैं पीछे रह गया। और BAMS वेटेनरी में कर सकता था, लेकिन उधर मैंने सोचा कि एक अटैम्प्ट और लेके MBBS करूं। तो उसके बाद जैसे मैं तीसरा अटैम्प्ट देने में वहाँ कोटा गया, तो पीछे मतलब खुदा को कुछ और मंजूर था। पेरेंट्स में मतलब पापा के दोनों किडनी डैमेज हो गए। मतलब जो एक अग्नि परीक्षा वो मेरी यहाँ से शुरू हुई थी सर। मैं महज 18-19 साल में था और ये इतनी विकट परिस्थिति मेरे पे आई, और दोनों किडनी डैमेज हो गई पापा की, और पूरा मतलब काम हैंडल करने के लिए, उनको लेकर घूमने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए, सारा काम मेरे पे आ गया था। और उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी, मतलब किताबों से दूर दूर तक नाता नहीं रहा मेरा। और घर की जिम्मेदारियां ऊपर आई, बहुत कुछ। यूं एक नासमझ लड़के को आदमी कब बना दिया उन परिस्थितियों में मुझे मतलब महसूस तक नहीं हुआ। लेकिन इतनी कठिनता देखी कि वो ठोकरें, ये मतलब 1-1.5 साल का दौर था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया सर। और किडनी डैमेज होने के बाद सफ़र यूं था कि अप्रैल 2023 में डायलिसिस स्टार्ट हो गया था। तो 8-10 महीने डायलिसिस चला। उसके बाद ये है कि डायलिसिस को बंद करवा के उनका हेल्थ वापस अच्छा करने के लिए, उन इस बीमारी के इलाज के लिए किडनी का ज़रूरत है ही है। तो वो किडनी मेरी मम्मी ने डोनेट किया है, और जो आज यहाँ मैं आपके साथ ये खुशियाँ शेयर कर रहा हूँ, मेरा घर परिवार, आस पड़ोस सब खुशियों से जो मतलब बोलचाल हो रहा है, उनके पीछे मतलब मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपनी किडनी निकाल के डोनेट किया। ये बहुत यूँ साहस और हिम्मत वाला काम है। और जैसे ये किडनी वाला प्रॉब्लम ठीक हुआ, उसके बाद जैसे मैं पूरा बैकग्राउंड मेरा साइंस का था। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं वापस इधर साइंस को पकड़ के नीट के लिए जाऊं और MBBS करूं, PG करूं। वो कम से कम 7-8-10 साल का प्रोग्राम हो जाता है। और पेरेंट्स के वो ट्रांसप्लांट के बाद तो डॉक्टर बोल रहे थे कि चल जाए 1 साल, चल जाए 5, चल जाए 10। तो वो एक दिमाग में था। तो मैंने देखा आर्ट्स में आऊँ और जल्दी से जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। यूँ समझो कि मजबूरी हो गया मेरा आर्ट्स में आना। तो आर्ट्स में आके रियलिटी यहाँ से बताता हूँ कि यहाँ अपने लोकल बाड़मेर से ही कोई कोचिंग लेके और BSTC कोचिंग किया था जी। कहाँ मैं नीट की तैयारी कर रहा था, नीट के ख्वाब देख रहा था एक MBBS डॉक्टर के, और कहाँ मैं एक 3rd ग्रेड टीचर के लिए काबिल होने के लिए प्रयास कर रहा था कि BSTC मिल जाए मुझे। जी। 2 महीने का BSTC कोर्स किया। तो वहाँ से मुझे यूँ लगा कि हाँ आर्ट्स क्या है, आर्ट्स को मतलब यूँ जांचा परखा क्या होता है। और रियलिटी बताऊँ, मई 2024 में मुझे ये तक पता नहीं था कि आर्ट्स में होते कौन से सब्जेक्ट है। बस आर्ट्स आ गए, इधर साइंस बैकग्राउंड के रहे। हाँ। तो वहाँ से फिर जैसे जून में हुआ था BSTC का एग्ज़ाम, उसके बाद सितंबर में CET का था। तो 2 महीने और ट्राई किया कि मैं CET निकालूं तो सारे एग्ज़ाम मेरे पास ऑप्शन होंगे कि मैं कौन सा भी दे सकूं जी। तो दोनों CET दिया मैंने, दोनों में अच्छे मार्क्स आए। और फिर बहुत सारी विज्ञप्तियाँ सामने थी कि 25 साल विज्ञप्तियों के साल होने वाला है। तो उसमें से मैंने देखा कि कौन सी विज्ञप्ति मेरे लायक है और कौन सा सिलेबस मुझे मतलब शूट करेगा, किसको मैं अच्छे से पूरा कवर कर पाऊँगा। तो उनमें पटवार वीडियो मुझे यूँ लगा कि उधर फिजिक्स से मैंने मैथ स्ट्रॉन्ग कर रखा था और थोड़ा यूँ इधर होने का मुझे चांस लग रहा था। तो पटवार है, वीडियो है, इनके लिए जितना भी सिलेबस था पहले से दिमाग में रखा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने में अक्टूबर के बाद ऐसा कुछ बड़ा किसी का यूँ था नहीं कि मुझे किसी ने गाइड किया हो या फिर कुछ बड़े बड़े कोचिंग्स के नाम वगैरह, वो मेरे साथ कुछ था नहीं। बस अकेला था, चल दिया, खुद का मेंटर ही, मैन एस्पिरेंट में सब कुछ मैं ही था वहाँ पे। और सिलेबस को कवर किया, सिलेबस सामने पेज पे लिया, चैप्टर कवर किए, नोट्स बनाए हैंड रिटन। और जैसे सिलेबस कवर कर लिया उसके बाद नोट्स को बहुत बार रिवीजन किया और टेस्ट और MCQs PYQs सब कुछ किया जी। और पटवार के सही बताऊँ तो कम से कम 50 मॉक टेस्ट दे दिए मैंने अलग अलग कोचिंग्स के। 50 मॉक टेस्ट? हाँ। तो उससे मतलब यूँ मुझे लग गया कि हाँ मैं कुछ यहाँ से गलतियाँ पकड़ के और उधर अच्छा कर सकता। तो ये मतलब यहाँ तक का जो स्टोरी था
ये महज मतलब यूँ बताऊँ तो 8-10 महीनों में ये बहुत कुछ मुझे मतलब खुदा ने प्रदान किया और मेरी मेहनत शायद मुझे पे ऑफ कर रही है। जब पिताजी की दोनों किडनी खराब हो गई तो फिर माताजी ने किडनी डोनेट करी। जी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके माताजी और पिताजी को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने आपको बेहद परिवार को मुश्किल घड़ी में भी आपके माताजी ने संभाला। और हो सकता है कि बाकी वाले तो यही कहते होंगे कि अब कहाँ सही होना है, हिम्मत हारने वाले वक्तव्य देते होंगे। जी। उस विपरीत परिस्थितियों में भी आपने खुद को पढ़ाई की तरफ कैसे जुनून और जोश के साथ जोड़े कैसे रखा आपने? कभी हिम्मत नहीं आ रही कि छोड़ देते हैं और कोई प्राइवेट काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो उनका मतलब कुछ लोगों का जो मुझे कहते हैं कि जो जितना मुझे पीछे खींचेगा मैं उतना आगे जाऊंगा। जी। जो न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया वहाँ पे। अच्छा। तो वो मतलब यूँ नहीं खींचते न पीछे, शायद मैं आगे जा भी नहीं पाता। और वैसे यूँ खींचने वाला कुछ है नहीं, पर कुछ लोगों के शब्द जो मुझे यहाँ तक ले आए। बाकी प्राइवेट जॉब वगैरह और भी ऑप्शन है मेरे पास, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब आके बहुत कुछ मतलब यूँ सारे ताने जो सहे उनका ये जवाब था। अपनी सफलता के बलबूते पे जवाब दिया आपने, अपने मेहनत के बलबूते पे जवाब दिया, न कि जबान से लड़ करके। जी। यही अपनाना चाहिए। तो सोई जी, आपकी इतनी 18-19 वर्ष की उम्र में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से प्राप्त हुई? सर मैच्योरिटी शायद ये है कि भगवान जिनको मतलब परिस्थितियाँ जैसी परिस्थिति देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको सामर्थ्य भी प्रदान करते। मुझे अगर विकट परिस्थितियाँ दी तो उसके अनुसार मुझे बहुत यूँ स्ट्रांग बना के रखा खुदा ने। और मैं पहले यूँ बहुत एक बच्चे की तरह, एक लड़के की तरह था, और एक ही साल में बहुत कुछ चेंज आ गया। और मुझे खुद को मालूम तक नहीं चला, हकीकत बताऊँ 4 घंटे अंडर डायलिसिस चलता था और मैं गेट के जस्ट बाहर बैठ के 2-3 घंटे वेट करता था और पापा को बता देता था कि मैं बाहर जाके खाना खा लिया हूँ, लेकिन मैं खाना खाने जाता नहीं था। भूखे बैठे रहते थे? भूखे बैठा रहता था और उनको अंदर बता भी दिया होता था कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो वो अब मुझे महसूस हो रहा है कि शायद वो वहाँ मैच्योरिटी वाले वो पल वो थे। मैं डिसीजन लेता था ना कि हाँ मुझे खाना खाने जाना है कि नहीं जाना है, कि इनका ध्यान रखना है, उनको सोए सोए खाना मैं खिलाता था, जो भी वो मैच्योरिटी वहाँ से आ गई थी। वहाँ से आ गई। और परमात्मा का तो शुक्र है ही। बहुत कुछ झेला आपने, फिर भी आप निखरते गए, क्या राज है? सर ठोकरें इतनी खा ली थी कि मतलब यहाँ कुछ लम्हे बताऊँ ना तो वो बहुत कम पड़ जाएंगे। हर तीसरे दिन जोधपुर जाना, इतना ट्रैवल, फिर घर पे जाके सारा खेत का काम करना, पूरी जिम्मेदारियाँ। और हकीकत बताऊँ तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी रातें गुजारी हैं मैंने, और वो भी इन सर्दियों में। ये जो आज मुझे मतलब यूँ बाहर निकल के लगता है कि हाँ सर्दी लग रही है, उन दिनों में मुझे सर्दी भी नहीं लगती। परिस्थितियाँ सर्दी भी ठंड भी उड़ा देती है। जी बिल्कुल। और एक लम्हा ये था कि जो जून 23 में जो बिपरजॉय तूफान था, सब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूँ अपनी गोद में लेके सबका ख्याल रखते। बिल्कुल। और मैं एक ऐसा शख्स था जो एक चौराहे पे अकेले पूरी रात मेरे बाप को गोद में लेके मैं अकेला पूरी रात निकाला था, और तूफान का रात था। कहाँ पे? चौराहे पे, बाहर खुले में? क्योंकि सारी गाड़ियाँ वगैरह अलर्ट पे थे, सब कुछ बंद था, पूरा खुले में निकाला था वो रात मैंने, बाड़मेर में। राम जी का गोल वहाँ पे बड़ा मलानी के पास। आप साधन का वेट कर रहे थे? जी। हॉस्पिटल जाने के लिए आ रहे थे, बीच में रास्ते में थे बस का, और बसें सारी वो तूफान की वजह से। पूरी रात वहाँ गुजारी? पूरी रात, सुबह 5 बजे बस मिली थी। ओहो। क्या उस समय आपके दिल पे क्या बीती होगी? सर था कि अगर सवाई तू स्ट्रांग रहेगा तो ये नैया पार लग सकती है, और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, सारे रास्ते बंद थे। मुझे अंदर से मतलब यूँ एक हिम्मत रखनी थी, और वो मैंने अच्छे से किया। तो आज ये यहाँ बैठ के अपन जो बोल रहे हैं, ये वास्तव में सवाई आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपने इतने जुनून और जज्बे के साथ में अपने को मैच्योरिटी के इस लेवल तक पहुँचाया जिसमें तनिक सी असुविधा से जो अभ्यर्थी हैं वो घबरा जाते हैं, छोटी सी असुविधा से वो घबरा जाते हैं। उनको सवाई राम से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सवाई राम, आपने एक बताया कि मॉक टेस्ट आपने बहुत सारे दिए। मैं मेरे अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि राइजअप क्लासेज जो हैं वो पिछले 15-20 सालों से भी ज़्यादा आरपीएससी या आरएमएसबीबी जो है कर्मचारी चयन आयोग है, उनसे विभिन्न प्रकार के आए हुए प्रश्नों का टॉपिक वार संग्रह दिया हुआ है। उसमें
और व्याख्या सहित अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से व्याख्या डाली है। और हम लोग दिसंबर के लास्ट में एलडीसी की जो भर्ती है बड़े स्तर पे आ रही है उसकी टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे और सीईटी की भी टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो वो आपको उनको अच्छा लगे तो देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलेगी, बेहद अच्छा कंटेंट है। क्योंकि आप मानते हो ना कि मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मॉक टेस्ट से और इधर जो अपना राइजअप क्लासेज में है ना, इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब टॉपिक वाइज करके बहुत अच्छे से और जो क्वेश्चन आने लायक है उनका एक कलेक्शन करके बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। और मैं आपके कनेक्शन में हूँ तो मुझे मतलब इन सिलेक्शन में आपका भी जो सहयोग रहा है, राइजअप से भी जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं कि पीवाई कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल चुके हैं, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस करना, उनको याद करना, ध्यान में रखना, वो सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो सोहेराम, आपने जैसे 105 प्रश्न फोर्थ ग्रेड में आपके सही हो रहे हैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। आपकी इसी तरह पटवार में भी कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, वीडियो में भी सिलेक्ट हो गए, कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हो गए, जेल प्रहरी में सिलेक्ट हो गए, तो काफ़ी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप मानते हैं कि इसकी मेरिट जरूर थोड़ी नीचे आ सकती है? जी बिल्कुल। फोर्थ ग्रेड के सपने देखने वालों के सुनहरे दिन आने वाले, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल सर, ये एक अच्छा मौका है कि अगर पोस्ट जैसे 53,000 के समथिंग है और बढ़ के लगभग 70,000 के समथिंग हो जाएगी, लेकिन रैंक 1 लाख तक जिनकी आएगी ना उनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 10,000 कांस्टेबल लेकर निकल जाएंगे, 1,000 जेल प्रहरी है, 1,000 वीडियो है और 4,000 ये बिल्कुल पटवार है। तो लगभग 16-17,000 लोग निकल जाएंगे और 16-17,000 पोस्ट बढ़ जाएगी और 50,000 के समथिंग वो पोस्ट ऑलरेडी है। तो जिनका लाख तक आता है रैंक, उनका सिलेक्शन मुझे श्योर लग रहा है। अच्छा। और कट ऑफ भी काफ़ी नीचे आ जाएगी, लगभग 5-6 नंबर का 10 नंबर का फर्क पड़ सकता है ये 16,000 लोगों से। इसका मतलब फोर्थ ग्रेड के जो एस्पायरेंट हैं वो उम्मीद अभी भी बनाए रखें कि 1 लाख रैंक वाले तक चयनित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग दूसरी सेवा में जा चुके होंगे। कहाँ तक मान रहे हैं, आपने कुछ अनुमान लगाया कट ऑफ का? फोर्थ ग्रेड में कट ऑफ कहाँ तक मान सकते हैं आप? सर मैं पर्सनल मतलब मेरे थॉट से बताना चाहूँ तो शायद 72 और 75 के अराउंड। बिल्कुल 70 और 75। हाँ, 72-75 का अनुमान है और इससे भी मैं इसके आसपास 100% रहेगी, नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी इससे। तो अभी एक एलडीसी के लगभग 8,000 पद आने वाले हैं और सीईटी भी आगे आ रही है, उसकी तैयारी कैसे करें? आपने पढ़ते समय क्या रणनीति अपनाई थी? पढ़ने का क्या आपका शेड्यूल क्या? सर पहले तो ये होता, जैसे आपने जो आगे आने वाली भर्तियों को भी शामिल कर लिया और मेरे बारे में पूछ लिया, तो दोनों को मैं कंबाइन बताना चाहूँगा। तो सर जैसे मेरे सामने कोई भर्ती हुई और उसको मैं फाइट करना चाहता हूँ, उसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो पहले तो उसका सिलेबस लें अपन कि एग्जाम में क्या आएगा। प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर हो रखे हो, उन पेपर को भी लें, कैसे क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए कितना लेवल आता है, क्या आता है, फिर सिलेबस देखा। और सिलेबस ऐसे तो होगा नहीं कि सिलेबस 2 चैप्टर इसके कर लिए, 2 इसके, पूरा सिलेबस अच्छे से करना होगा। तो सिलेबस कवर करने की सोचें। और मुझे लगता है कि सिलेबस 3 या 4 महीने में पूरे दिन जमकर अगर ट्राई किए जाए, सारे मतलब यूँ शादी समारोह सब कुछ अवॉइड कर दें, शौक वगैरह सबको इधर उधर करके पूरा डेली के 15 घंटे निकाल कर अगर दें ना, तो 3 या 4 महीने में सिलेबस कवर हो ही जाता है, जो मैंने निकाले और जो आपने नाम लिए। तो सिलेबस कवर कर लिया 3 या 4 महीने के टाइम में। उसके बाद जो मॉक वाली बात थी, और रिवाइज करो, नोट्स को ही रिवाइज करो और क्वेश्चन पेपर लगाओ और क्वेश्चन करो। और कुछ लोग जैसे ये सिलेक्शन हुए तो मुझे यूँ पर्सनली मैसेज पे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक लाएं, क्या लाएं। मेरे पास सही बताऊँ ना, कोई बुक है ही नहीं। अच्छा। मैं बस 2-4 बुक है जो सब पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। जैसे एक दीनदयाल पब्लिकेशन का वो मैं पढ़ रहा था। ठीक है। और एक 9th to 12th हिंदी का पढ़ा था। अच्छा। 9th-10th का हिस्ट्री का पढ़ा था। ठीक है। और ज़्यादा कुछ बड़ी जो प्रचलित बुकें पढ़ के मैं ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा गाइड के चक्कर में नहीं पढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो हैं स्कूल्स में चलते हैं उनको आपने आधार बनाया है जी, और उसको बार बार रिवाइज किया। सफलता का राज यही है। बिल्कुल सर। और एक बार अगर नोट्स बना लेंगे 3 या 4 महीने, यकीन मानिए सर 8-10 भर्तियों में सिलेक्शन लगातार हो जाएगा। अच्छा। नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स, और उनको बार बार रिवाइज करना अंदर से मोटिवेट करता है कि हाँ ये चैप्टर क्लियर है, इससे क्वेश्चन आएगा तो सही होगा, गलत नहीं होगा। और ऐसा मेरे साथ होता भी था। जैसे एक पेपर मान लो 150 क्वेश्चन है, 120 के राउंड तो अपन ने पहले राउंड में कर लिए कि ठीक है ये, और उन 120 में से 115 ठीक भी हो जाते हैं। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचते हैं ना, उनका क्या है कि अगर अपन ने सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, तो फिर वो अगर आपको डबल ऑप्शन सही लग रहे हैं ना अपन को,
फिर भी उनके जो आप टिक लगाओ वो सही निकलेंगे। और मैं ऐसा मेरे साथ होता था, जैसे 30 क्वेश्चन में से मैं लास्ट में करता था तो वो 25 सही हो जाते। ये तब होता है संभव जब आपको डीपली पढ़ा हुआ हो, हाँ, बार बार रिवाइज किया हुआ। बार बार। जी जी। तो ये मतलब तैयारी की आपकी धार रही। अभी आपने एक बार बताया था कि ये जो मैंने आपका मैच्योरिटी लेवल पूछा, तो आपने बताया था कि मुझे मैच्योरिटी लेवल, जैसे एक पंक्ति आपने पहले मुझे कभी बताई थी कि जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है, वो क्या क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वो ये थी कि आपने बोला था कि कुछ 2 लाइनें जो आपको मोटिवेट रखती थी, लेकिन सर 2 लाइन है ही नहीं, लाइन एक ही है मेरे पास। एक ही है। एक ही लाइन है, और वो अगर जहन में बैठ जाए अच्छे तरीके से तो दूसरी लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। जी। और मेरे पेरेंट्स की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग वो लाइन मैंने खुद से यूँ स्वरचित बना के हमेशा मतलब उस लाइन को देखता था, मेरी डायरी में भी है। और वो लाइन कुछ यूँ है कि सवाई, जैसे जैसे ये तेरे चेहरे की चमक बढ़ रही है और जैसे जैसे ये कंधों की ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे घर पे बैठे 2 शख्स जिनके चेहरे की चमक फीकी पड़ रही है और कंधों की ऊंचाई घट रही है सर। ये उनकी चेहरे की जो फीकापन और कंधे की ऊंचाई घटने का जो क्रम था, उसको आपने सफलता के झंडे गाड़ के तोड़ा। जी बिल्कुल। और रिजल्ट आया तब वो खुद सामने से मुझे बता रहे हैं कि जो ये रिजल्ट्स आया ना, इनकी वजह से उनकी उम्र 10-10 साल और बढ़ गई। वो मुझे यूँ शेयर करते हैं मुझे। हर पेरेंट्स यही चाहेगा कि मेरी संतान जो है सफल होकर के हमारी यूं ही उम्र बढ़ाती रहे। तो जब भी डीमोटिवेट होते थे तो ये जो एक पंक्ति है जिसमें आपने कोई विकल्प नहीं, 2 पंक्तियां नहीं, केवल एक पंक्ति, इसी से मोटिवेट होते थे और अपने आप को निखारते गए। अभी भी आपने कहा कि ये तो केवल महज सफलता की शुरुआती सीढ़ी है, मुझे तो और कुछ मुकाम हासिल करना है। आपका टारगेट किस तरफ है? सर और टारगेट्स को कुछ 1-2 लाइन में बताना चाहूँ जी। तो कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमां अभी नापना बाकी है। वाह वाह, सारा आसमान आपके सामने खुला पड़ा है और देखते हैं कहाँ तक आप ऊंचाई छूते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और अब आप अपने इस एस्पायरेंट्स जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के, लगभग आपने बातें बता रखी है, फिर भी आप यदि उन्हें कुछ अपने संदेश देना चाहें कि भाई कैसे तैयारी करें, कैसे विपरीत परिस्थितियों में बने रहें, क्या पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी आवश्यक है या घर पे भी रह करके पढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ बातें अपने संदेश? वो एक बात तो है कि लाइब्रेरी घर वो खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो घर पे पढ़ा, और जिनको जो शूट करे उसके अकॉर्डिंग पढ़े, लेकिन पढ़ें रोज़ाना का जितना मैक्सिमम टाइम निकाल सकते उतना निकालें। और इसी बीच में मतलब तैयारी में एक चीज़ आता, माइंडसेट है, अनुशासन है। अनुशासन बहुत अच्छी चीज़ है और उसकी डेफिनेशन यूँ कोई नॉर्मल डेफिनेशन है ही नहीं अनुशासन की। अनुशासन मतलब जो काम ज़रूरी है वो काम पहले करो और जो काम ज़रूरी नहीं है उसको बिल्कुल मत करो, अवॉइड करो। जी। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन में ओनली पढ़ाई की ज़रूरत होती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। शादी समारोह अटेंड करने बाद कर लेंगे, और दोस्तों के साथ घूमना बाद में कर लेंगे। शौक सारे हैं उनको नीलाम कर दो और खुद को थोड़ा अपना गुलाम कर लो। वाह वाह वाह, क्या बात है। शौक सारे हैं उनको नीलाम करिए और खुद को थोड़ा खुद का गुलाम करिए। खुद को गुलाम करिए। क्या बात है, क्या पंक्तियां कही है, बहुत बेहतरीन। मेरे सामने एक डायरी पड़ी है, मुझे लगता है कि आप कविताएं स्वरचित कर लिखते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें रुचि कैसे जागृत हुई आपकी? सर एक तो है कि आर्ट्स में जो कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं तो उनसे यूँ मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ लिख सकता हूँ। और दूसरा है कि जो एक दोस्त नाम की प्रजाति है उससे मुझे बहुत यूँ, मैं बहुत ही दूर रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त है ही नहीं सर। जी जी। तो और आपके दोस्त बुक्स है ना? हाँ बुक्स है। और सर मेरे कोई प्रॉब्लम वगैरह होती मैं सीधा पापा को शेयर करता था जी। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो एक बहुत बड़ा जो बैकबोन का रोल रहता है, जो पिताजी रहे हैं, उन्होंने मतलब एक अपने पिताजी का किरदार उन्होंने देखा ही नहीं कभी, लेकिन वो मेरी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ पिता बन के मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं सर। जी। और बहुत कुछ मतलब उनको लगता है कि सवाई लिखेगा तो बहुत कुछ अच्छा लिखेगा, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि लिख कुछ। और मुझे लगता भी है कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। आधुनिक युग की भागदौड़ में युवा लोग और रील के चक्कर में पड़े हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे दोस्तों का कुनबा बढ़ता रहे और आप कहते हैं कि मेरे कोई दोस्त नहीं। आपने इस भागदौड़ जीवन में अपने खुद को कैसे बचाए रखा? सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाई? सर ऐसा मतलब झूठ कुछ बोलूँगा नहीं। हाँ ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मतलब मैं पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुका था, तो कनेक्शन में कुछ लोग थे, लेकिन ये कहते हैं कि दोस्तन महफिल जमतान वो कुछ था नहीं मेरा। जी जी। और जब मैं पढ़ाई किया
तो 15 घंटे मुझे टारगेट रहता था कि मुझे पढ़ना है, तो उसके बाद में मोबाइल चलाने का टाइम नहीं रहता टाइम नहीं रहता। और रियलिटी ये है कि मेरा पूरे दिन का स्क्रीन टाइम 19 मिनट 11 मिनट आधे घंटे से हमेशा कम रहता क्या बात है। और मोबाइल बंद ही रहता था। सबसे बेहतरीन आपकी कोई स्वरचित पंक्तियाँ यदि सुनाना चाहें, आप इच्छुक हैं तो बता सकते हैं। जी सर, जो काफ़ी टाइम पहले मतलब नीट से इधर आके मैं नीचे लेवल पे आ गया था, तो वो ड्रॉप मिले थे ना मुझे नीट में, उस टाइम में खुद को मोटिवेट रखने के लिए जो मतलब मेरी तरफ से 2-4 लाइनें बहुत ज़्यादा ही अंदर जाके लिखी हुई है, वो है कि किए थे कुछ वादे, कि किए थे कुछ वादे, उन वादों के लिए कोई शमशान नहीं होता। वाह। कि किए थे कुछ वादे, उन वादों के लिए कोई शमशान नहीं होता, बोल उन वादों की लाशों को कहाँ दफनाए। और देखे थे कुछ सपने, कि देखे थे कुछ सपने, उन सपनों के लिए कोई कब्र नहीं होती। कि देखे थे कुछ सपने, उन सपनों के लिए कोई कब्र नहीं होती, बोल उन सपनों को कहाँ दफनाएगा। वाह, क्या बात है, क्या खूबी। ये आपने खुद ने लिखा है? जी बिल्कुल सर। बहुत बेहतरीन, ये बहुत बेहतरीन, अंदर से झकझोर देने वाली पंक्तियाँ बोली सोई आपने। वास्तव में कितना खूबसूरत आपने संघर्ष किया और कितनी मैच्योरिटी के साथ में आपने प्रस्तुतिकरण किया। सोई, फिर आपको एक बार फिर से मैं सैल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत बधाई। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही बेहतरीन स्टूडियो आपके सामने शख्स हम लाएंगे और सफलता की जो झंडे गाड़ने वाले हैं ऐसे आपसे रूबरू होंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। सोई, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर।